हमारा आता है कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब आप सामान बेचने लग जाते हैं, तो जब आप सामान बेचते हैं तो बेचने के लिए जब अगर आप प्रॉफिट के लिए अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो अब इसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, इसका कंसेप्ट क्या है। एक्चुअल में सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट की, उसके बाद बात करेंगे कंपोनेंट की, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट कहता है कि इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब ये होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल क्या होती है, अब वो भी हमारा एक पॉइंट है। कैपिटल हमारी होती है कि जो पूंजी है हमारे पास, जो पैसा है, उसको फॉर्म करना है कि भाई हम चाहे बैंक से लें, किसी से उधार लें, कैसे भी मैनेज करके हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। मान लेते हैं कि अभी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो हमें कूलर की फैक्ट्री लगानी है। तो कूलर की फैक्ट्री जो लगानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले पैसे हमारे पास होने चाहिए। तो वो पैसा हम कहाँ से लेंगे? वो पैसा हम पहली बात तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास है तो उसी को यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम अपने किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से, किसी से भी ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। लेकिन अगर वो भी हमारे पास नहीं है तो हम जाते हैं किसके पास? बैंक के पास। तो बैंक क्या करेगा, बैंक से हम लेंगे लोन। और लोन पे क्या होता है, लोन की एक अमाउंट होती है, अमाउंट फिक्स अमाउंट पे देंगे आपको। ऐसा नहीं होता है कि कितने भी अमाउंट का आपको वो लोन दे देंगे। उसकी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, यानी कि जो ब्याज लगता है वो भी फिक्स करके दे देते हैं पहले से। 1 साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं, वो सब कुछ वो आपको करके दे देंगे। फाइनल में आपको जो पैसा मिलेगा फिर आप उससे फैक्ट्री लगा सकते हैं। ठीक है, आगे आता है कि भाई कैपिटल। अब ये बात हो चुकी है हमारी, कैपिटल इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूंजी ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कि आप किसी चीज़ में निवेश करते हैं तो पूंजी है तभी तो करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। फिर बात करते हैं कि कैपिटल स्टॉक और प्रोडक्शन कैपेसिटी, इससे होता क्या है। अब देखो, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, कैपिटल स्टॉक बढ़ जाता है। कि आपके पास जो पूंजी है उसका स्टॉक बढ़ गया। मान लो आपके पास 1,000 रुपये थे, लेकिन आपने बैंक से लोन ले लिया 2,000 रुपये का, तो टोटल आपके पास 3,000 हो गए कि नहीं हो गए? तो आपकी जो कैपिटल स्टॉक है वो बढ़ जाएगी। साथ में अगर आपने फैक्ट्री लगाने के लिए पहले आपके पास 1,000 रुपये थे, आप 1,000 रुपये खर्च करके क्या कर रहे थे, मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कि जस्ट हम सिर्फ एक कूलर बना पाते थे। अब क्या किया हमने, बैंक से 2,000 रुपये ले लिए, लोन ले लिया, तो टोटल हो गए हमारे पास 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये में क्या हुआ, 2,000 रुपये का 2 कूलर और बन जाएंगे हमारे पास, 3,000, तो टोटल हमारे पास 3 कूलर हो गए। मान लेते हैं कि एक कूलर 1,000 रुपये का बन रहा है, तो 3 कूलर बन गए 3,000 रुपये के। अब उसको प्रॉफिट में बेचेंगे। मान लो एक कूलर 1,000 रुपये का बन रहा है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि 400 रुपये प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। तो टोटल अगर आप उसको बेचोगे तो उसको बेचना पड़ेगा 1,400 रुपये का। तो ये जो रहेगा, ये एक्चुअल में आपने इन्वेस्टमेंट कितने की आपने इन्वेस्टमेंट की 3,000 रुपये की, आपको प्रॉफिट हो गया एक पे 400 रुपये का। तो टोटल कितना हुआ, 1,400 गुना 3 तो 4,200। तो यानी कि आपको, आपने लगाए 3,000 रुपये, आपको बेचने के बाद मिल गए 4,200 रुपये, तो टोटल आपको 1,200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इसको कहते हैं प्रॉफिट, और ये आपका है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि भाई इससे होता क्या है, इन्वेस्टमेंट कब से किस पे फर्क पड़ता है, या जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कैपिटल के बारे में, कि इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल पे ही डिपेंड करती है। तो ये फॉर्मूला है कि इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, ये जो डेल्टा का साइन है इसको बोलते हैं चेंज। ये डेल्टा है, ये ट्रायंगल की शेप का जो है ये डेल्टा है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो इन्वेस्टमेंट कब होती है, जब आपके पास पूंजी में चेंज आता है। इसको समझे समझे कैसे, भाई इन्वेस्टमेंट है, मान लेते हैं कि मेरे पास, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है और मेरे पास कैपिटल है 1,000 रुपये। तो भाई अब मेरे पास, अगर मेरे पास 1,000 रुपये ही है और मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे फैक्ट्री लगानी है कूलर की, तो अगर मैं 1,000 रुपये लगा देता हूँ तो भाई इसका मतलब क्या है कि भाई मैं एक ही कूलर बना पाऊंगा। लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, लोन ले लेता हूँ। तो लोन ले लेता हूँ तो क्या होता है कि मेरी पूंजी बढ़ जाती है, मेरी पूंजी में चेंज हो जाता है, यानी कि मेरी कैपिटल बढ़ जाती है। तो जब कैपिटल बढ़ जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे पास हो गए 3,000 रुपये, 2,000 रुपये बैंक से ले लिए, टोटल हो गए 3,000 रुपये। और 3,000 रुपये जब मेरे पास हो गए तो इसका मतलब मेरी पूंजी बढ़ गई। पूंजी बढ़ने का मतलब है यानी कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब अगर मेरी कैपिटल इंक्रीज हो गई, मैंने बैंक से 2,000 रुपये ले लिए, तो मेरी कैपिटल बढ़ गई, मेरे पास पैसा बढ़ गया, और पैसा बढ़ गया तो मैंने वे 2,000 रुपये मेरी फैक्ट्री में लगा दिए। तो इसका मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है पूंजी पे, कि भाई जितनी पूंजी आपके पास है, अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी है तो आप ज़्यादा पैसा लगाओगे, नहीं है तो नहीं लगाओगे, कम लगाओगे। ये डिपेंड करता है आपके पूंजी पे, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है पूंजी पे। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के जो कंपोनेंट हैं वो दो तरह के हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
अब इन्वेस्टमेंट दो तरह से होगी, वो कैसे होगी देखिए अब ध्यान से। फिक्स्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ें फिक्स होती हैं, मान लो आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कुछ मशीनें होंगी, कुछ कटर होंगे, बड़ी बड़ी कोई भट्टी होगी, या आपने बर्नर है या कुछ भी है पिघलाने के लिए, बनाने के लिए कुछ भी है, या बिजली का कुछ सामान रख रखा है जो कि एक फिक्स्ड एसेट है। तो उसके ऊपर अगर आप खर्चा करते हैं तो उसको सीधा सीधा बोलते हैं कि आपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया। क्या, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमारे पास एक हमारी कंपनी है, आज हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, आज डेट है 5 मई है, आज 5 मई 2024 है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने फैक्ट्री स्टार्ट की और हमारी फैक्ट्री में आज के वक्त हैं 10 मशीनें हैं कि भाई 10 मशीनें काम कर रही हैं, 10 मशीनें चल रही हैं। लेकिन फिर क्या किया कि 31 या अगले साल हम बात करें या इसी साल की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि बिगिनिंग की बात होती है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंडिंग ऑफ द ईयर, ये इससे डिसाइड होता है इन्वेस्टमेंट हमारा। तो मान लेते हैं कि मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। मान लेते हैं कि हमने हमारी फैक्ट्री स्टार्ट की थी 1 जनवरी 2024 को, और उस वक्त हमारी जो फैक्ट्री है उसमें थी 10 मशीनें। फिर क्या हुआ, अब जो हमारा आने वाला जो अभी दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर 2024, मान लेते हैं कि तब तक हम खरीद के क्या कर देंगे, हम हमारी यानी कि टोटल मशीनें 5 मशीनें और खरीद लेंगे, तो टोटल हमारी मशीनें हो जाएंगी 15। तो हमारा जो टोटल जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुआ वो क्या हुआ, तो वो जो इन्वेस्टमेंट हुआ स्टॉक में, फिक्स्ड एसेट में। अब फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें लंबे समय तक प्रोडक्शन में काम आती हैं। अच्छा, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे पहले जो 2 वीडियो हैं इसी सीरीज़ के वो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं। उसमें सब कुछ बताया गया है अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिक्स एसेट यानी कि मशीनों की बात चल रही है कि मशीनें क्या हो गई, 5 हमारी बढ़ गई, तो यानी कि 15 माइनस में 10 कर दो तो 5 आ गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये बनता है कि ईयर के एंड में जितनी आपके पास है और ईयर के स्टार्टिंग में जितनी आपके पास थी उसमें से माइनस कर दो, तो आपके पास पूरी वैल्यू आ जाएगी कि आपके पास टोटल कितनी कितनी आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। अब देखो इसके लिए, अब देखो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर से मतलब है कि जिस साल को आप काउंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसमें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैंने बताया था अभी कि जो लास्ट में होता है, एंड ऑफ द ईयर होता है, उसमें से बिगिनिंग ऑफ द ईयर की वैल्यू घटा दो। यानी कि अभी हमारे पास इस साल के एंड में हमारे पास 15 मशीनें हो जाएंगी, लेकिन स्टार्टिंग में 1 जनवरी को 10 थी, तो टोटल 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कि हमने 5 और मशीनें ले ली हैं, वही हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। कौन सा, फिक्स्ड वाला। अब बात करते हैं इन्वेंट्री की। तो इन्वेंट्री में वो चीज़ें आती हैं जो हम जो प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर उन चीज़ों को रोक लेता है, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। अब कैसे, देखो मान लेते हैं कि भाई हम कोई प्रोड्यूसर है, उसने कोई फिक्स्ड फिनिश्ड गुड्स हैं, यानी कि उसने क्या किया, कूलर बना दिए। अब कूलर बना के क्या किया, उसने उनको बेचा ही नहीं, अनसोल्ड है वो, उनको बेचा ही नहीं, उनको अपने पास रख लिया। दूसरा सेमी फिनिश्ड गुड्स, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बनी हुई नहीं थी लेकिन उनको भी स्टॉक में रख लिया। अब कैसे, जैसे कूलर का सामान रखा है, असेंबल नहीं किया है। पहले में आता है फिनिश्ड का मतलब है कि कूलर बना के तैयार कर दिया। सेमी फिनिश्ड में वो आता है जिसमें कि सिर्फ असेंबल करना बाकी है। और रॉ मटेरियल में वो आता है जो कोई भी प्रोड्यूसर बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टार्ट करता है। जैसे हम बात करें कॉपर की, बात करें उसमें वायरिंग की, बात करें मेटल की, बात करें, वो सारी चीज़ें रॉ मटेरियल में आती हैं। तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर उन चीज़ों को रोक लेगा मतलब कि उनको इन्वेस्ट करने के लिए होल्ड कर लेगा एक तरह से, कि भाई इतना मैं एक महीने के लिए नहीं बेचूंगा, 2 महीने के लिए नहीं बेचूंगा। तो इस तरह से क्या होता है कि भाई वो सामान को रोक के अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाता है। अब बचाने का मतलब क्या है कि वो कैसे क्या करता है, उसका फ़ायदा क्या है उसमें। अब इसका भी सेम फॉर्मूला रहेगा, पहले एक फॉर्मूले की बात और कर लेते हैं कि इसमें भी सेम ही है, जैसे एंड ऑफ द ईयर और बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि भाई एंड ऑफ द ईयर में साल के ख़त्म होने के वक्त कितना कितना स्टॉक बचा हुआ है, और बिगिनिंग में कितना स्टॉक था, उसमें से उसको माइनस कर दो तो आपकी टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, ठीक है। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है। अब इन्वेंट्री में दो तरह का कौन कौन सा होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये दो तरह का होता है, पहला होता है डिजायर्ड और दूसरा होता है अनडिजायर्ड। तो डिजायर्ड का मतलब होता है कि पूरा प्लान करके, कि आप पूरा प्लान कर रहे हैं आप मर्जी से। डिजायर का मतलब है आपकी मर्जी से, अनडिजायर मतलब कि आपकी इच्छा नहीं है, अब वो अपने आप हो रहा है। तो पहला है डिजायर्ड। तो डिजायर में आता है आपका कि पूरी तरह से प्लान है और आप चाहते हैं कि आप
फ्यूचर की डिमांड को पूरा कर सकें, इसलिए आपने अपने सामान को रोक दिया है, आपने स्टॉक पे होल्ड पे कर दिया है। जैसे मान लेते हैं कि पिछले साल जैसे गर्मी मई के महीने तक भी गर्मी नहीं हुई थी इतनी ज़्यादा, तो पिछले साल कूलर फैक्ट्रियों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था क्योंकि बिक ही नहीं रहे थे। तो वैसे ही अब क्या करें कि मान लो कोई प्रोड्यूसर ये बोल दे कि जैसे ही गर्मियाँ बढ़ेंगी तो सामान को बढ़ा के बेचूंगा, मैं रेट बढ़ा के बेचूंगा। तो ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि कोई भी प्रोड्यूसर इसलिए सामान को रोक दे कि ताकि रेट बढ़ जाए, ताकि मार्केट में कमी हो जाए, मार्केट में वो सामान ही ना मिले, जिससे फिर क्या हो जाएगा, लोग थोड़ा गर्मी अगर उसको पता चल जाए, मान लो प्रोड्यूसर को कि भाई गर्मी बढ़ने वाली है, तो वो स्टॉक को रोक दे। उसको पता है कि भाई एक जो टाउन है उस टाउन में उसी की फैक्ट्री है, और वो उसको पता चल जाए कि भाई गर्मी बढ़ने वाली है, और वो कूलर को बना दे बट मार्केट में बेचे ही ना। जब मार्केट में नहीं बेचेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि वो सामान को रोक रहा है तो लोग फिर क्या करें, गर्मी के मारे या तो बाहर से लेके आएंगे या फिर महंगे रेट पे लेने को तैयार हो जाएंगे। तब वो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने सामान को बाहर निकालेगा और बेचेगा अपने मनमानी कीमतों पे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है मार्केट में, जिसको एक तरह से होर्डिंग कहते हैं, कि जमाखोरी एक तरह से कर लेना, जानबूझ के महंगाई को बढ़ा देना। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड पे आता है अनडिजायर्ड। अनडिजायर्ड का मतलब होता है कि अपने आप हो जाना, मतलब कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि अपने आप जो है वो इन्वेंट्री जो इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाए। अब अपने आप से हमारा मतलब है कि कैसे, कि भाई मान लो कि जो उसकी वैल्यू है, जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है उसकी वैल्यू ही कम हो जाए। अब उसकी वैल्यू कम होने का मतलब, अब मान लो कि जो ये प्रोड्यूसर था पहले वाला, इसने सोचा था कि मैं अपना कूलर को तब बेचूंगा जब वैल्यू बढ़ जाएगी या मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, लोग महंगे रेटों पे खरीदना स्टार्ट कर देंगे, बट उसका उल्टा हो जाए। अब उल्टा हो जाएगा मतलब क्या हो जाए कि ठंडी की गर्मी ही ना पड़े इतनी ज़्यादा, थोड़ा मौसम ठंडा हो रही, तो इससे उससे क्या हो जाएगा, उससे उसका लॉस हो जाएगा, जो कि उसने सोचा ही नहीं था। जो सोचा ही नहीं था तो इसका मतलब उसने ऐसा प्लान ही नहीं किया था, तो इसका मतलब वो अनप्लान्ड था। ठीक है। तो ये इसका एक अनडिजायर्ड पार्ट में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब है कि उसका महत्व क्या है, कि क्या होता है ऐसा करने से। अब पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड के बारे में। तो फिक्स्ड में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा रेज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी। भाई अब मैंने बताया था कि फिक्स्ड में कौन सी चीज़ें जो फिक्स होती हैं कि भाई लंबे समय तक प्रोडक्शन में काम आएंगी, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें। तो जब बड़ी बड़ी मशीनें अगर आप खरीद लेंगे, आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आपने 10 मशीनें थी, आपने 5 मशीनें और खरीद के 15 कर ली, तो सीधी सी बात है कि आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी बढ़ा दी। जैसे ही अगर 10 मशीनें काम कर रही थी, अब 15 मशीनें काम करें तो ज़्यादा काम होगा। उसके बाद आता है कि इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, तो उससे क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ जाएगा, और लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ जाएगा तो आपकी जीडीपी भी बढ़ जाएगी। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये भी हम डिस्कशन पहले वीडियो में कर चुके हैं, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर भी। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी होती है कि कोई भी कंट्री एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन करती है उस सारी वैल्यू को जब काउंट किया जाता है तो वही क्या बनाती है, वही जीडीपी बन जाती है। कि हमारे देश ने एक साल में मान लो 1,000 रुपये का प्रोडक्शन किया, तो 1,000 रुपये का सामान हमने प्रोड्यूस किया है, तो वो सारा क्या है, वो पार्ट है जीडीपी का। ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका क्या फ़ायदा होता है, उसके लिए वो क्या करता है। अब देखो मैंने आपको एक उसका नेगेटिव पॉइंट बताया था कि भाई प्रोड्यूसर जानबूझ के ऐसा कर सकता है ताकि वो महंगा कर सके सामान, बट उसके पीछे उसकी एक पॉजिटिव थिंकिंग भी तो हो सकती है। वो चाहता है कि भाई मुझे इनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट मिलती रहे इन द प्रोडक्शन, कि भाई मैं इसलिए सामान को रोक रहा हूँ, प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं इसलिए सामान को रोक रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मुझे सप्लाई मिलती रहे, सामान की कमी ना हो जाए, तो इसीलिए मैं सामान को थोड़ा होल्ड करके रख रहा हूँ, अपने पास जमा करके रख रहा हूँ। फिर वो क्या कर सकता है, वो दूसरा ऑप्शन वो ये चाहता है कि भाई मुझे बार बार मार्केट न जाना पड़े, ये भी तो एक रीज़न हो सकता था, है ना, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं तीन पॉइंट, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, दूसरा आता है नेट इन्वेस्टमेंट, और तीसरा आता है डेप्रीसिएशन। इन तीनों को हम इसमें अच्छे से समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि भाई एक आपने कोई भी आपका एक्सपेंडिचर किया, आपने एक साल के अंदर किसी के ऊपर फिक्स्ड एसेट के ऊपर आपने जो पूरा खर्च कर दिया उसको काउंट कर लो। अब फिक्स्ड के साथ साथ फिर आप क्या करो, आप इन्वेंट्री पे कर दो। इन्वेंट्री जो परचेज किया, अभी देखो ये जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है ना, ये दोनों का ही पार्ट है। अभी जो पिछली स्लाइड में जो हमने किया है ना, ये उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब देखो
अब कैसे हैं देखो, आप समझेंगे अच्छे से। अब देखिए, अब इन फिक्स्ड को और इन दोनों को, जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बस इतनी सी बात है और ज़्यादा कुछ बात ही नहीं है कि भाई जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो, और जो इन्वेंट्री जो स्टॉक को होल्ड करके रखा है या होल्ड करके रख लिया है, उन सब के इन्वेस्टमेंट को, सामान खरीद के, यानी कि रॉ मटेरियल हो सकता है वो, रॉ मटेरियल, या कहें कि भाई बड़ी बड़ी मशीनें, उन सब के ऊपर जो खर्चा होता है उसी को बोलते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। बस सिंपल सी बात है। कोई भी प्रोडक्ट जब ही बनता है जब या तो मशीनें हो उसके पास या कच्चा सामान हो। अब कच्चा सामान ही नहीं है, रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सामान ही नहीं बना सकता। सिर्फ मशीनों से भी काम नहीं चल सकता कि उसके पास सिर्फ मशीनें हैं, या सिर्फ कच्चे रॉ मटेरियल से ही भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि बगैर मशीनों के वो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। तो इसलिए इन दोनों पे मिला के जब खर्चा करता है कोई भी प्रोड्यूसर, उसी को बोलते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब अगली स्लाइड पे कहता है कि भाई इन दोनों को ऐड कर दो, तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो यही फॉर्मूला बनेगा कि एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक, इन दोनों को मिला के इक्वल टू करके रख देंगे। यही आपका फॉर्मूला बन गया ग्रोस इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट में अब ये एक टर्म और आती है इसमें, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। ठीक है, तो पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में अब क्या करना है, अब इसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब दो चीज़ें कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं इसमें, ग्रोस इन्वेस्टमेंट जब होती है तो अभी हमने किया था फिक्स्ड एसेट, कि भाई इसमें फिक्स्ड भी आता है और इसमें इन्वेंट्री भी आता है, दोनों चीज़ें आती हैं। तो फिक्स्ड के दो पार्ट बन जाते हैं इसमें। दो पार्ट से हमारा मतलब क्या, ये तो देखो रॉ मटेरियल है, इन्वेंट्री में तो क्या आ गया आपका, रॉ मटेरियल आ गया, इसमें तो कुछ खास बात है नहीं। बट मेन बात यहाँ पे आती है फिक्स्ड में, कि भाई फिक्स्ड का मतलब है मशीनें। अब मशीनें कौन कौन सी हो सकती हैं, भाई न्यू मशीनें भी हो सकती हैं और दूसरी हो सकती हैं ओल्ड मशीनें। तो ये दोनों चीज़ें इंक्लूड इसके अंदर हो जाएंगी। तो यही ये लास्ट वाला पॉइंट यही बताता है कि इसके अंदर इंक्लूड होती हैं नए एसेट और पुराने एसेट। अब पुराने एसेट का मतलब क्या है, पुराने एसेट का मतलब ये है भाई उनमें टूट फूट भी तो हो सकती है, सामान टूटेगा, रिपेयरिंग मांगेंगी, मेंटेनेंस मांगेंगी, उनमें उसमें ऑयल डालना है, या वायर जल गई मान लो, या कोई नट बोल्ट टूट गया वो है, या कोई उसका और पार्ट टूट गया तो उसको भी तो ठीक कराना पड़ेगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें किस में काउंट होती हैं, ग्रोस में। ग्रोस का मतलब ही ये होता है सकल, सकल का मतलब यानी कि सब कुछ, सब कुछ जो भी होता है। तो इसके मतलब कि चाहे नई मशीनें ले लो चाहे पुरानी को ठीक करवाओ, वो सारे के सारे ग्रोस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या कहता है, नेट का मतलब है कि भाई जो टूट फूट जो हुई है ना उसको माइनस कर दो ग्रोस में से, इस ग्रोस में से वो ये वाला माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक्चुअल में मैं थोड़ा अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे अगली स्लाइड में इसको पूरा अच्छी तरह से बता दूंगा ये चीज़ है क्या। तो ग्रोस में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, कि भाई जो टूट फूट हुई, रिपेयरिंग वगैरह हुई, उसको माइनस कर दो, तो ये बच जाता है। यही फॉर्मूला है इसका। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ये माइनस कर दो तो ये फॉर्मूला इसके इक्वल आ जाता है आपका। ठीक है, चलो अभी इसको पूरा अच्छे से स्लाइड में देख लेते हैं क्या कहता है इसके बारे में। तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कहता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। उसके बाद आता है परचेज ऑफ न्यू एसेट ओनली। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ओनली न्यू एसेट को लिया जाता है, यानी कि न्यू जो भी मशीनें लोगे आप उसी को काउंट करोगे। ऐसा क्यों, अभी देखो मैंने बताया कि इसमें से फॉर्मूला पहले इसमें लाइन में कहता है कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कब होता है, डेप्रिसिएशन तो पुरानी चीज़ों पे होता है ना, कि भाई पुरानी चीज़ें आप ले रहे हैं, अब आपने उसी को माइनस कर दिया कि पुराने सामान को ही खत्म कर दो। तो पुराना सामान ही खत्म हो गया तो कौन बच गया, नया बच गया। क्योंकि जब हमने ग्रोस की बात की थी तो हमने कहा था कि ग्रोस के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, उसमें न्यू भी आता है और उसमें ओल्ड भी आता है। अब उसने, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में कहता है, फॉर्मूला कहता है कि डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, और डेप्रिसिएशन को अगर माइनस करना है तो डेप्रिसिएशन, एक मिनट रुकिए, ये डिलीट हो गया। ग्रोस में आता है न्यू प्लस ओल्ड। तो फॉर्मूला कहता है कि आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। तो डेप्रिसिएशन किस पे होता है, पुरानी चीज़ों पे, तो पुरानी को काट दो तो बच गया कौन, न्यू बच गया। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ न्यू परचेज को ही हम इंक्लूड करते हैं, किसमें, नेट इन्वेस्टमेंट में। पुरानी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। उसके बाद अब देखो, जब पुरानी चीज़ें ही नहीं रहेंगी तो उनका रिप्लेसमेंट कैसे होगा, रिपेयर कैसे करेंगे, मेंटेनेंस कैसे करवाएंगे। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी नहीं है।
ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से ही सब कुछ बनता चलेगा, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ आपको ये सोचना है कि उसने पहले क्या बोला है, उसी चीज़ से रिलेट करके आप सोचिए, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है इकोनॉमिक्स। ठीक है, बस समझने में थोड़ा लगता है कि हाँ चीज़ों को कैसे डिलीवर करना है, कैसे हम कहाँ से स्टार्टिंग की, कहाँ से एंड करना है, उसका क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या सब्ट्रैक्ट करनी है, बस इतना याद रखिए। उसके बाद ये कहता है नोट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। अब देखो एग्जिस्टिंग की बात वही आ गई कि पुरानी, पहले जो स्टॉक है उसको तो लेना ही नहीं है। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक जो पहले का जो स्टॉक है वो तो है ही नहीं ना, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट में तो सिर्फ न्यू चीज़ें इंक्लूड करनी है, पुरानी नहीं करनी है। ठीक है, अब बात आती है डेप्रिसिएशन की, इसको हम अगली स्लाइड में करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे आते हैं सिग्निफिकेंस क्या है भाई, नेट इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है उसका फ़ायदा क्या है, महत्व क्या है। पहली बात की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है मतलब कि प्रोडक्शन का मतलब है कि भाई नई मशीनें ले ली, नया मशीन ले रहे हैं तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, उसका भी एक रीज़न है भाई। मान लो अब नेट में क्या है, नेट में तो सिर्फ न्यू चीज़ें ही लेनी है ना हमको, तो न्यू का मतलब कि नई मशीनें, अब नई मशीनें आएंगी तो भाई प्रोडक्शन ज़्यादा स्पीड से करेंगी, पुरानी में तो टूट फूट हो गई है, कभी कुछ खराब कभी कुछ खराब, तो इसलिए क्या है प्रोडक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। बट नई में तो बिल्कुल फास्ट चलेगा ना सब कुछ। अब आपने नया प्रिंटर लिया तो बहुत फटाफट प्रिंट करेगा। वही आप पुराना हो गया, घिस गया, कार्ट्रिज घिस गया, उसको स्लो चल रहा है, प्रोसेसिंग स्लो हो गई है उसकी, वो धीरे धीरे काम करेगा। उसके बाद आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। अब भाई प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, भाई ज़्यादा लोग काम करवाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो उनको रोज़गार देना पड़ेगा, वो भी चीज़ एक निकल के आती है इसमें। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ लेबर बढ़ जाएगी, भाई ज़्यादा मशीनें आ गई तो लेबर जल्दी जल्दी काम करेगी, फटाफट होगा, एफिशिएंसी होगी। ठीक है, उसके बाद आता है जीडीपी बढ़ जाएगी। जीडीपी के बारे में हमने डिस्कस किया था अभी, जीडीपी टोटल हमारा जो एक साल के अंदर जितना हमने प्रोड्यूस किया हमारे देश में, उसी को कहते हैं जीडीपी।